नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खेती किसानी और मशीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में कि शुरुआती अवस्था से लेकर तो हार्वेस्टिंग तक हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि हम लोग गेहूं का उत्पादन अधिक से अधिक ले सके। सबसे पहले बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसकी बिल्कुल ना करें, पूरा देखें। पूरा देखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको शुरुआती अवस्था से लेके हार्वेस्टिंग तक की अवस्था तक गेहूं में क्या क्या प्रबंधन होता है, बिजाई प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, खाद प्रबंधन और दवाइयों का प्रबंधन, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसके बिल्कुल भी ना करें वीडियो को और अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग गेहूं की बिजाई करते हैं तो मैं बीघे के हिसाब से आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारे इधर बीघे चलता है। तो बीघे के हिसाब से जब आप बुआई करते हैं तो आपको जो बीज की मात्रा है बीघे के हिसाब से वो संतुलित रखना है। संतुलित का मतलब ये है कि ना तो ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ज़्यादा। अगर बीघे की हम लोग बात करें तो 25 किलो बीघे या 28 किलो बीघे एक बीघे के लिए पर्याप्त रहता है। क्योंकि बहुत जगह किसान क्या करते हैं कि केवल और केवल गेहूं की बुआई करते हैं और खाद ऊपर से डालते हैं, और कुछ कुछ किसान गेहूं में डीएपी वगैरह मिलाकर बिजाई करते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है अपनी अपनी जगह, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है संतुलित मात्रा का। 25 किलो ले सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 28 किलो। क्योंकि होता क्या है कि अगर अपन ज़्यादा मात्रा में गेहूं की बिजाई करेंगे तो वो जब उगेगा या उसका जर्मिनेशन होगा या प्लांटेशन होगा तो उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाएगी और वो साँवटा उगेगा या सांगना बोल सकते हैं पास पास में। इससे होगा ये कि जब वो गेहूं बड़ा होगा तो उसको प्रॉपर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। इसकी वजह से उसकी जो जड़ें हैं वो पीली पड़ेगी और आपका जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। तो साथियों, आप जब भी बिजाई करें तो मात्रा को संतुलित रखें। अब बात आती है कि हमको गेहूं में बेसल डोज में क्या क्या डालना है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कि किसान का सबसे भरोसेमंद खाद है, डीएपी। डीएपी में आप 1846 ले सकते हैं, 1232, 16 ले सकते हैं। आजकल सोसाइटियों में जो आने लगा है 19-19 एनपीके या 16-16। तो ये 3-4 तरह के डीएपी आते हैं। कुछ डीएपी के नाम से आते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, और कुछ आते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश की मात्रा में मिश्रित एनपीके के नाम से। तो कोई सा भी डीएपी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपकी फसल में जब आप पहला पानी लगाते हैं और उसके बाद में जब गेहूँ उग आता है और जब आप ताव देके 15 से 20 दिन बाद में जब पानी लगाते हैं, उस समय आपको बेसल डोज का प्रयोग करना है। बेसल डोज में आप बीघे के हिसाब से आप डीएपी तो डाल ही चुके हैं शुरुआती अवस्था में, तो डीएपी डालने की आपको आवश्यकता नहीं है।
और डीएपी के अलावा आप यूरिया ले सकते हैं 25 से 30 किलो बीघा। उसके बाद में आप एसएसपी के नाम से जो खाद आती है, जिसको हम फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट जिसको हम बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। उसकी मात्रा आप 25 से 30 किलो बीघे रखें। उसके बाद में आप 4 किलो बोरॉन ले सकते हैं। इसके अलावा 4 किलो आपको माइक्रोराइज़ा लेना है, क्योंकि माइक्रोराइज़ा क्या करता है कि जो जड़ें हैं किसी भी फसल की, चाहे वो कंदे वर्गीय फसल हो या जड़ वर्गीय फसल हो, उनमें जड़ों का विकास करता है, उनको ज़मीन में अधिक से अधिक गहराई तक पहुंचाता है, जिससे जब हम लोग पानी निकालते हैं तो बाई चांस अगर कभी पानी का शॉर्टेज आता है या कमी आती है तो जो जड़ें हैं वो नीचे तक की नमी को सोख कर अपना जो पौधा है उसका पालन पोषण करती है। माइक्रोराइज़ा के बाद में आप कार्बोफोरान ले सकते हैं। कार्बोफोरान अगर गेहूं में नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ले भी रहे हैं तो कार्बोफोरान अगर ले रहे हैं आप, तो ये क्या करता है कि जो ज़मीनी कीड़े होते हैं जिसको हम दीमक भी बोलते हैं, वो आपकी फसल में नहीं लगती है। उसके बाद में आपको लेना है सिंगल सल्फ़र और जिंक। या तो आप जिंक प्लस सल्फ़र, जो कि जिंक सल्फेट के नाम से आता है, वो भी ले सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है और प्रभावी रूप से काम करता है। इसके अलावा अगर आप गोबरी खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप गोबरी खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि 15 से 20 दिन की अवस्था में ही आपको बेसल डोज डालना है। इसके बाद में आपको गेहूं में बेसल डोज डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम लोग बात करें, बेसल डोज का आपका काम महीने भर के अंतराल में हो जाता है। उसके बाद में जब आप तीसरी पिलाई या चौथी पिलाई करते हैं तो जब कल्लों का विकास होता रहता है, 1 महीने के बाद में या 40 से 50 दिन की जब अवस्था होती है, 30 से 50 दिन के बीच में कल्लों का विकास होता है, उस समय आप या तो बोरॉन एडेड कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं, या जो सिंगल सफ़ेद कलर में जो आता है कैल्शियम नाइट्रेट, उसका प्रयोग करना है। उसका प्रयोग करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जो कल्लों का फुटाव है वो अच्छा होगा। इससे आपकी जो बालियां हैं वो अच्छी बनेगी। जैसे हम लोगों ने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किया था, तो ये जो आप बालियों में भराव अच्छा है, कल्लों का फुटाव अच्छा है, और बिल्कुल भी इसमें हम लोगों ने कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किया था, तो आप देख सकते हैं कि कल्लों का फुटाव कितना अच्छा है। और जो मैंने आपको जिंक और सल्फ़र बताया है, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो पौधे हैं उनमें ग्रीननेस बनी रहेगी, पीलापन नहीं आएगा। तो आपको जब आप लोग दवाइयाँ डालेंगे तो उसमें आपको फफूंदनाशी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फफूंदनाशी का काम आपका सल्फ़र कर देगा। तो ये तो हो गई खाद की बात शुरुआती अवस्था से लगा के 30 से 50 दिन की अवस्था में। जब आपके गेहूँ गलपोट की अवस्था में आते हैं, या कह सकते हैं कि जब वो बालियाँ निकलने का समय आता है, उस समय पर आप 05234, अगर आपने कार्बोफोरान का यूज़ नहीं किया तो एक हल्का टेक्निकल फंगिसाइड के रूप में आप ले सकते हैं। और सिलिकॉन बेस्ड चिप को तो आपको हर फसल में जब भी आप दवाई डालें तो आपका प्रयोग करना ही करना है। ये तो बात हो गई 30 से 50 दिन की अवस्था में। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरपतवार नियंत्रण में अगर आपके गुल्ली डंडा जो खरपतवार एक तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है, और जंगली सरसों, जंगली जौ
ये बहुत ज़्यादा गेहूँ में उत्पादन पर असर डालते हैं। तो इसके लिए आप मार्केट से 240 और जो के पाउच के नाम से प्रोपिनोमोज़ोल जो आता है वो आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो मैंने दवाइयाँ आपको बताई है ये इजीली मार्केट में उपलब्ध हो जाती है और ये गेहूं की फसल पे बिल्कुल भी असर नहीं डालती। क्योंकि आजकल देखने को ये मिलता है कि कंपनियां बहुत सारा दावा करती है, जिससे किसान भाइयों को क्या है कि भरोसा तो हो जाता है, लेकिन जब वो छिड़काव करता है तो उसकी फसल जल जाती है तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। फिर कंपनियां अपने हाथ खड़े कर देती है और दुकानदार भी जो दवाई बेचता है वो भी बोलता है कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो आप खरपतवार नाशक में हल्के टेक्निकल लें और अगर हो सके तो आप खरपतवार को जब वो बड़ा हो जाए तो हाथ से निकालने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बात हो गई खरपतवार नियंत्रण की। और उसके बाद में 30 से 50 दिन के बाद में मैंने जैसे आपको बताया कि 05234 हल्का टेक्निकल आपका फफूंदनाशी का और सिलिकॉन बेस्ड चिपको। तो ये शुरुआत से लगा के 50 दिन की अवस्था तक आपका काम यहाँ पे गेहूं का ख़त्म हो जाता है। अब आता है आपका जो दाने भराने की अवस्था जो आती है, जिसको हम बालियाँ निकलते टाइम देखते हैं। जैसे अभी मेरी फसल है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत शानदार बालियाँ निकली हुई हैं और अभी भी प्रोग्रेस में है। तो इस बालियों की अवस्था में जब आप इन बालियों में गेहूँ भरने लग जाए तो आप 0050 प्लस आपका बोरॉन और सिलिकॉन बेस्ड चिपको का प्रयोग करें। इससे होगा क्या कि बोरॉन जो है आपके दाने में चमक बनाने का काम करेगा और पोटाश आपके दाने को मोटा और स्वस्थ रखने का काम करेगा। तो ये शुरुआती अवस्था से लगा के तो बालियों में गेहूं भराने तक की अवस्था का मैंने आपको खाद और दवाई का प्रबंधन बताया है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, समय का बिल्कुल ध्यान रखें, सिंचाई व्यवस्थित तरीके से करते रहें। और सिंचाई में भी ऐसा नहीं है कि पानी के ऊपर पानी आप निकालते जा रहे हैं। पानी का जो प्रबंधन है या सिंचाई प्रबंधन हम जिसको बोलते हैं, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि गेहूं की फसल में कम से कम 15 से 20 दिन का आप गैप देके ही सिंचाई करें। उससे होगा क्या, एक तो आपकी ज़मीन में दरारें जाएगी। दरारों से होता ये है कि जो फसल है उसकी जड़ों को फैलने के लिए प्रॉपर तरीके से फसल की जड़ों को प्रॉपर तरीके से फैलने की जगह मिल जाती है, तो आपका जो उत्पादन है वो अच्छा निकल के आता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपके कुछ सवाल हैं या आपके मन में कुछ इसके अलावा भी कोई टेक्निकल वगैरह हैं दवाई में, खाद में, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में और भी जो किसान हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं उनको बताने में आसानी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।